हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास का। इवन ये एग्जामिनेशन पॉइंट से इम्पोर्टेंट तो है ही है, लेकिन अदरवाइज कॉन्सेप्चुअली भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जब तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक यूज़ होने वाला है। इसलिए इसको हम बेसिकली ये क्या है, ये बात को हम समझते हैं आज। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। तो हम जानते हैं फिज़िकल क्वांटिटी मटेरियल्स की क्वालिटी है जिसको हम मेज़र कर पाएँ। तो अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स भी हमने स्टडी किए और ये भी देखा कि हमारे नेचर में 7 फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। मैं उसके नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। मास, आपने सुना था मास, मैंने बताया आपको। लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं हमारे पास। इन 7 को छोड़ के जो बाकी क्वांटिटीज़ हैं, वो क्वांटिटीज़ को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं और वो क्वांटिटीज़ इन्हीं 7 से बनी होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर बात करें एरिया की, तो एरिया लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई करने से बनता है। इसी तरह से अगर आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखें तो एक्सेलरेशन कैसे बनती है, तो कहेंगे एक्सेलरेशन लेंथ और टाइम स्क्वायर से बनती है। तो लेंथ फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है। इस तरह से आप दुनिया की कोई भी क्वांटिटी देखेंगे तो वो इन्हीं 7 से बनी होंगी। एग्जाम्पल के लिए मैं फिर से बताता हूँ। फोर्स को देख लेते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास फंडामेंटल है तो उसको वैसे ही रखेंगे, और एक्सेलरेशन डिराइव्ड है तो उसको लिखेंगे L/T²। अब देखो, मास, लेंथ और टाइम तीनों को मिलाने से, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से फोर्स बनी। तो ये सब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, और इसको छोड़ के बाकी जो बची, जितनी भी आपने आज तक सुनी हुई हैं और आने वाले टाइम में सुनने वाले हैं, वो सब डिराइव्ड होंगी एक्सेप्ट दीज 7। अब डायमेंशन का यहाँ पे क्या रोल है? डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी में, एग्जाम्पल के लिए एरिया ले लेते हैं। एरिया 2 बार लेंथ को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी में कितने नंबर ऑफ टाइम्स फंडामेंटल क्वांटिटीज कंटेन हैं, उसे उसकी डायमेंशन कहेंगे। तो इसी से देखिए, अगर हम देखें कि यहाँ पे लेंथ कितनी बार आ रही है एरिया में, 2 बार आ रही है, तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन कितनी होगी? 2 होगी। 2 कौन? L, लेंथ इसमें 2 बार आई है। तो डायमेंशन का मैं डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ। नंबर ऑफ टाइम्स फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर contained in that particular फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के लिए वॉल्यूम ले लेते हैं इस बार। तो वॉल्यूम एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, उसमें 3 बार लेंथ आएगी। लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। अब बताओ, इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज कंटेन हैं? ऑब्वियसली उसी से तो बनी है, बिकॉज इट इज डिराइव्ड। तो कितनी टाइम्स कंटेन है? तो हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इज, इसको लिखने का तरीका देखिए। पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, कैपिटल में लिखेंगे M फॉर मास, L और T। सिंस ये 2-3 ये ज़्यादा कॉमन है, इसलिए हम इन्हीं को लिखेंगे। जब कभी ये ऑकर होंगी तो इनका भी लिख सकते हैं आगे। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशन को लिखने का तरीका। अब बताइए, वॉल्यूम में कितने मास हैं? नहीं है, तो 0 है। लेंथ कितनी है? 3 है। और टाइम कितने हैं? 0 हैं। और बाकी भी सब 0।
तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। ये डायमेंशंस हैं किसकी? वॉल्यूम की। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन का मतलब ये होता है कि उसमें, उस फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने नंबर ऑफ टाइम्स कंटेन हैं, और उसको लिखने का तरीका, डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखने का तरीका ये है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। मैं फोर्स की एग्जांपल लेकर चलता हूं। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है लेंथ अपॉन टाइम। सब फंडामेंटल है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? तो लिखेंगे एम एल टी। तो बोलिए मास कितने टाइम्स है, कितने मास हैं इसके अंदर, गिनती करिए। कहेंगे एक है। लेंथ कितनी है? एक है। टाइम कितने हैं? -2 हैं। क्यों? क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है इसलिए। तो m1l1t-2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या होगा, तो कहेंगे लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m l t, t0 l1 m0। तो उसी तरह से एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो कहेंगे उसमें l इंटू एल होता है। तो मास उसमें नहीं है, लेंथ 2 है, टाइम नहीं है। इसी तरह से वॉल्यूम, तो कहेंगे मास नहीं है वॉल्यूम में, लेंथ 3 है और टाइम 0 है। इसीलिए बच्चों हम कहते हैं लेंथ इज 1 डायमेंशनल, एरिया इज 2 डायमेंशनल एंड वॉल्यूम इज 3 डायमेंशनल। मतलब उसमें एक लेंथ है, इसमें 2 हैं और इसमें 3 हैं। तो यहीं से वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि वाई वी से एरिया इज 1 डायमेंशनल, और सॉरी एरिया इज 2 डायमेंशनल, लेंथ इज 1 डायमेंशनल, वॉल्यूम इज 3 डायमेंशनल, क्योंकि उसमें सिर्फ लेंथ प्रेजेंट है। इसमें नंबर ऑफ टाइम्स कितने हैं? लेंथ 1, इसमें 2, इसमें वॉल्यूम में 3 होती हैं। इसी तरह से फोर्स कितने डायमेंशनल होगी, तो कहेंगे m1l1t-2। इसके अलावा इसके बाद अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी का बताने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ और बतानी पड़ेगी। क्या? इसका फॉर्मूला। तो हम जानते हैं लेंथ अपॉन टाइम होता है इसका फॉर्मूला। अब आराम से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, m l t। तो बताइए मास कितना? नहीं है इसके अंदर मास। लेंथ कितने हैं? 1। टाइम कितना है? -1। तो m0l1t-1। इसी तरीके से नंबर 4 एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखिए, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो कहेंगे m l t। m कितने हैं? 0, लेंथ 1, t -2। तो बच्चों इस तरह से हम किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। कोई भी और क्वांटिटी हम सोच लेते हैं। तो फोर्स का बना लिया, तो चलिए इसके बाद वर्क का बनाते हैं। तो वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला लिखिए। तो कहेंगे फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो दैट इज इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनेगा वर्क का, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए पहले, मास लेंथ टाइम। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला होगा मास, ऊपर हमने लिखा हुआ है, इनटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, मल्टीप्लाई इस बार डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? लेंथ होती है। तो अब बताओ वर्क के फॉर्मूला में, इसको नोट करो, वर्क के फॉर्मूला में मास कितने हैं? 1। लेंथ कितने हैं? 1 और 2, 1 और 1 2। और टाइम कितने हैं? -2। तो बोलो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का क्या हुआ? m1l2t-2। इसी तरह से इसके बाद हम और भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। चलिए, टॉर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने नाम ना सुना होगा, बट इट्स ओके, मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस इसका फॉर्मूला है।
तो आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इक्वल टू, मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ MLT स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। रिमेंबर कि आपको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाना है इसकी डिनोशन करने के लिए, और MLT कैपिटल में लिखने हैं। तो फोर्स का हम पहले से जानते थे, मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ फॉर्मूला को। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस अगेन लेंथ। तो यहाँ से आप गिन लीजिए, मास कितने हैं 1, लेंथ कितनी है 2, और टाइम कितने हैं -2। इसी तरह से बच्चों और भी हम बना सकते हैं। प्रेशर का बना सकते हैं। प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। तो चलिए इसको थोड़ा खोल के लिखते हैं फॉर्मूला को। फोर्स होता है मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, और इस बार साथ में एरिया भी है डिनोमिनेटर में, तो एरिया होता है लेंथ इंटू लेंथ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ स्क्वायर। तो बच्चों एक लेंथ यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। और अब देखिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इक्वल टू, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, MLT लिखिए, और अब बताओ गिनती करो मास कितने हैं, कितने नंबर ऑफ टाइम्स है मास इसमें 1, पावर में लिखो 1। उसके बाद टाइम कितने हैं तो कहेंगे -2 नीचे है, और लेंथ कितनी है तो कहेंगे -1, क्योंकि 2 नीचे थी 1 ऊपर थी, 1 कट गई 1 नीचे बच गई, तो उसको ऐसा लिखेंगे। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। तो बच्चों इसी तरह से आप और भी सोच सकते हैं, मोमेंटम का निकाल सकते हैं। मोमेंटम, तो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला है, पहले इसका फॉर्मूला लिखिए, तो होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो इसको दोबारा लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है लेंथ अपॉन टाइम। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा दैट विल बी MLT। मास 1 है, लेंथ 1 है, टाइम -1 है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। पर मैं आपको फिर से बताता हूं एक और एग्जांपल लेके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, आपने 10th क्लास में सुना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज वर्क पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क ऑन यूनिट चार्ज। दिस इज द फॉर्मूला, आपने बहुत बार सुना होगा। और वर्क का डायमेंशन, अब वर्क जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा तो कहेंगे वर्क है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, और चार्ज तो कहेंगे, मैं चार्ज का फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ आपको, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाई टाइम। अब मुझे बताओ करंट फंडामेंटल होता है कि चार्ज फंडामेंटल होता है, तो कहेंगे करंट फंडामेंटल है, क्योंकि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में करंट भी तो आता है। तो चार्ज बेसिक है कि करंट बेसिक है, फंडामेंटल कौन है दोनों में से, तो कहेंगे करंट है। तो चार्ज करंट और टाइम से बना, ना कि करंट चार्ज और टाइम से बना है। तो इसीलिए हम इसको चार्ज को लिखेंगे करंट मल्टीप्लाई टाइम। तो यहीं से हम दोबारा लिखते हैं, देखिए फोर्स का लिखिए मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट है लेंथ अपॉन नीचे है करंट I मल्टीप्लाई टाइम। तो बच्चों ये मैंने सारा फॉर्मूला इसका लिख दिया। अब आप इसमें देख सकते हैं अगर कुछ कैंसिल हो रहा तो कर सकते हैं, बट नहीं हो रहा फिलहाल। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगा इसमें मास, लेंथ, टाइम, और इस बार करंट भी है फंडामेंटल, तो इसमें एक टर्म और ऐड करनी पड़ेगी ए। करंट के लिए हम ए लिखते हैं, ए माने तो अम्पेयर। तो अब अम्पेयर इज द यूनिट ऑफ करंट। अब बताइए इसमें मास गिनती करो कितने होंगे, पावर में लिखो 1, लेंथ कितने हैं 2, और टाइम कितने हैं तो 3 हैं, तो -3 लिखिए। और इसके बाद आपके पास करंट कितने हैं -1। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी तरह से हम और भी कर सकते हैं। अब आप खुद
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना सकते हो। तो दिस इज़ योर होमवर्क, आप इसको खुद बनाइए। उसके बाद नंबर 11 मैं आपको इसके साथ में और भी देता हूँ। डेंसिटी, मास डेंसिटी जिसे हम कहते हैं, आप उसका बना सकते हैं। नंबर 12 एंगुलर मोमेंटम, मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, या इसको लिख सकते हैं एम वी आर, मास वेलोसिटी रेडियस। इसी के साथ नंबर 13 मैं आपको और भी दे देता हूँ। आप एंगल का बता सकते हैं। कौन सा वाला एंगल? प्लेन एंगल। इसका बताइए क्या होगा? एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। नंबर 14 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, इसका बताइए क्या होगा? नंबर 15 आप मुझे विस्कोसिटी का बता सकते हैं। आप इसका फॉर्मूला ढूंढिए, आपको बुक में मिलेगा, और इसका फॉर्मूला बनाइए। नंबर 16 आप इलेक्ट्रिक फील्ड का बता सकते हैं, कितना होगा। तो ये आपको खुद बनाने हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि डायमेंशंस क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की, और उनको कैसे बनाया जाता है। मैं आपको कुछ और भी फॉर्मूला इसके बाद दे देता हूँ। नंबर 17 इम्पल्स। बच्चों ये आपका काम है कि आपको इनके फॉर्मूला भी ढूंढने हैं, और कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में आपको नहीं भी पता होगा, बट घबराना नहीं है, क्योंकि ये क्वांटिटीज़ हम आगे 11th में पढ़ने वाले हैं, 12th में भी पढ़ेंगे। इसलिए हो सकता है आपको इनके बारे में अभी ज़्यादा आइडिया ना हो, बट आप इसका फॉर्मूला बुक से देखिए और डायमेंशंस बनाने की कोशिश करिए। इस समय हमारा एम जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस करना है, डायमेंशन बनाना सीखना है, ना कि इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी करनी है। वो हम आगे करेंगे। इसके बाद मैं आपको और भी देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी 19, पोटेंशियल एनर्जी 20। इसके आगे आपको मैं एक और फॉर्मूला दे देता हूँ, आप बनाइए पावर का। पावर है, इसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट। इन सब के डायमेंशन फॉर्मूला आपको बनाने हैं। अगर आप इनके बना पाएँ तो समझिए कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बच्चों इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं। आज हम पहले एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और इन एप्लीकेशंस में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर रहता है। आपके सीबीएसई या जेके बोर्ड के एग्ज़ाम में तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन नीट या जेई के एग्ज़ाम में भी इसकी सवाल जो हैं वो रहते हैं। इसके नहीं रहेगा तो इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है एरर्स का, उसमें रहेगा। बट इस चैप्टर में से एक सवाल एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, हर साल आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, इसलिए हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसको क्या है समझते हैं। बहुत ही इजी चीज़ है, मैं आपको बड़े आराम से समझाऊंगा और आप समझने की कोशिश करिएगा। चलिए, सबसे पहला इसका एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन। एक फिजिकल रिलेशन की हमें करेक्टनेस को चेक करना है। कौन सी करेक्टनेस, किस तरह से करेक्ट होना चाहिए? वो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। तो चलिए, इसको समझने के लिए पहले हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है क्या? तो चलिए देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 5 एप्पल हैं, 5 एप्पल हैं और 5 एप्पल और हैं, तो 5 एप्पल प्लस 5 एप्पल इक्वल टू 10 एप्पल। आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि 5 सेब और 5 सेब 10 सेब होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि 5 घोड़े और 3 गधे, तो बच्चों बताओ जवाब क्या आएगा? 5 घोड़े और 3 गधे कितने होते हैं? तो आप सोचेंगे कैसे लिखें इसका आंसर, नहीं लिख पाएंगे। इसी तरीके से
अगर मैं कहूँ कि 5 मेरे पास पेंसिल हैं और 3 पेन हैं, तो मुझे बताओ 5 पेंसिल प्लस 3 पेन कितने हुए? तो कहेंगे हम इनको ऐड नहीं कर सकते, हम इनको ऐड नहीं कर सकते। ऐड कब कर सकते हैं? ऐड तब कर सकते हैं जब वो दोनों चीज़ें सेम हो। तो इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो मतलब वही चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जो सेम टाइप की होती हैं। एप्पल एप्पल में ऐड होगा, पेंसिल पेंसिल में ऐड होगी, हॉर्स हॉर्स में ऐड होंगे, गधे गधे में ऐड होंगे, पेन पेन में ऐड होंगे। तो कोई भी अलग अलग दो चीज़ें कभी भी ऐड नहीं हो सकती हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमो मतलब सेम, सेम सेम चीज़ों को ही ऐड कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाते हैं डायमेंशन के केस में, कि वही दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो सकती हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला सेम है, या जो फिजिकल क्वांटिटीज़ सेम टू सेम है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ ही ऐड हो पाएंगी, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐड नहीं हो सकती। जैसे मैं लिखूँगी 3 न्यूटन फोर्स और 3 जूल एनर्जी कितनी होती है, तो बोलेंगे फोर्स एनर्जी में कभी ऐड नहीं हो सकती, वर्क कभी भी एनर्जी में ऐड नहीं हो सकता, या कोई टॉर्क है तो टॉर्क किसी और क्वांटिटी में ऐड नहीं हो सकता। तो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, वो तभी ऐड हो पाएंगी। तो चलिए, ये था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब हम इसके पहली एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक फिजिकल रिलेशन है, जैसे वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। यहाँ पर v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है u, 2 तो एक नंबर है, a जो है वो एक्सेलरेशन है, s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं, तो हम कहेंगे 3 टर्म्स हैं टोटल। तो बच्चों यहाँ देखो, ये भी इक्वेशन इसी तरह की है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। तो बताइए अगर ये चीज़ मैंने लिखी है तो इसमें पहली टर्म में भी अगर एप्पल हैं तो दूसरी में भी क्या होने चाहिए? एप्पल। तो तीसरी में भी क्या होने चाहिए? एप्पल, क्योंकि एप्पल एप्पल्स में ऐड होके एप्पल बनाते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे घोड़े हैं, यहाँ गधे हैं और यहाँ पे कुछ और होगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर हमें डायमेंशनली चेक करना है तो इसकी हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है कि किसी भी फिजिकल रिलेशन में, किसी भी इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स होंगी, सब टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एक जैसा होना चाहिए, तभी वो करेक्ट हैं डायमेंशनली, अदरवाइज इनकरेक्ट है। तो चलिए देखते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला आपको क्या बताया था? मैंने कहा था L1t-1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला था। आपने कहा कि m नहीं लिखा, तो m 0 था इसलिए नहीं लिखा, तो उसका पावर कितना कर दो? 2। फिर माइनस का माइनस लिखो, u भी एक वेलोसिटी ही है, तो Lt-1, यहाँ 1 लिख लेता हूँ, स्क्वेयर इक्वल टू 2। 2 का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे से डायमेंशंस लिखी जा रही हैं। एक्सेलरेशन आती है Lt-2, पावर 1 यहाँ पे है और इसका पावर 1 है। आगे है एस, एस इज डिस्प्लेसमेंट, ओनली एल लगेगा, सिर्फ लेंथ है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, L2t-2 यहाँ पे आएगा क्योंकि ये 2 नीचे मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, L2t-2 इक्वल टू, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, L2t-2। तो देखिए, since the dimension of each term is same, therefore by principle of homogeneity the above relation is dimensionally correct.
ये फॉर्मूला डायमेंशनली बिल्कुल सही है। तो इस तरह से बच्चों देखा जाता है, ये एक मेथड है, इसी मेथड को आपने हर जगह अप्लाई करना है। इसमें एक और ज़रूरी बात है, यहाँ पे 2 की कोई वैल्यू इंपॉर्टेंस नहीं थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिखा, उसका कारण ये है क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ डायमेंशंस लिख रहे हैं। तो 2 की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, क्योंकि 2 में तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कंटेन नहीं है। डायमेंशन क्या है कि कितनी फिजिकल क्वांटिटी कंटेन है उस फिजिकल क्वांटिटी में, तो 2 डज नॉट कंटेन एनी फिजिकल क्वांटिटी, दैट्स वाई हम यहाँ पे उसकी डायमेंशन 0 लिखेंगे, उसकी डायमेंशन है ही नहीं है। अगर यहाँ पे 3 होता तो भी वही आता, अगर यहाँ 100 होता तो भी वही आता। तो एक बात बच्चों आपको यहाँ पे नोट करनी है कि चाहे कोई फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता तो ये फॉर्मूला गलत हो जाता। कैसे गलत होता? न्यूमेरिकली ये फॉर्मूला कैसा हो जाता? गलत हो जाता, रॉन्ग होता, लेकिन डायमेंशनली ठीक रहता। तो कोई फॉर्मूला अगर न्यूमेरिकली करेक्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा। डायमेंशंस और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दोनों अलग अलग होती हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँ, सिंस यहाँ पे 2 ही आएगा जब हमने इसको डिराइव किया था 9th क्लास में, तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली भी करेक्ट है और न्यूमेरिकली भी करेक्ट है। सो ये हमने एक प्रॉब्लम किया। अब इसके बाद हम दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये भी रिलेशन आपने बहुत बार देखा होगा। चलिए अब इसको हम सही से ओपन करके लिखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबका डायमेंशन लिखना पड़ेगा। s क्या है? s इज डिस्प्लेसमेंट, u इज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम, 1/2 तो कांस्टेंट नंबर है, a फॉर एक्सेलरेशन एंड t फॉर टाइम। तो राइट द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? राइट द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म। हर एक टर्म का डायमेंशन लिखो। तो s का डायमेंशन तो कहेंगे l होगा, लेंथ है। u का डायमेंशन तो कहेंगे LT-1 है, आप पीछे देख सकते हैं, मैंने अभी पढ़ाया आपको। टाइम का डायमेंशन तो कहेंगे t होगा, तो मैं t लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लस 1/2 का डायमेंशन कोई होगा नहीं तो इग्नोर इट। एक्सेलरेशन LT-2 बताया था अभी। टाइम का डायमेंशन t और ऊपर स्क्वायर, तो यहाँ l का l ही रहेगा, इक्वल टू यहाँ पे आएगा l बेसिस आर सेम, t और t पावर 1 है, -1 है तो t पावर 0 मतलब ख़त्म हो गया, प्लस यहाँ देखिए यहाँ आएगा t पावर 2, t2 आएगा, यहाँ -2 है इसलिए दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, बेसिस आर सेम पावर से एडिड 0 पावर बनेगी और 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी l आएगा। तो पहली टर्म का डायमेंशन देखो l है, दूसरी टर्म का डायमेंशन देखो l है, और तीसरी टर्म का डायमेंशन भी देखो l है। इसका मतलब सभी का डायमेंशन सेम है, हेंस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। हमारा फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और देखते हैं। एक फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास F इक्वल टू mv² अपॉन r। आप जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में सुना होगा आपने, उसका ये फॉर्मूला रहता है। यहाँ पे F फोर्स है, m मास है, v वेलोसिटी है और r डिस्टेंस है, मतलब रेडियस है। तो चलिए ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं चल चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या स्टेप होगा हमारा? नंबर 1 स्टेप, ये देखिए नंबर 1 स्टेप, सभी का डायमेंशन लिखो। फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-1, इट्स 2 एक्चुअली, इक्वल टू मास का लिखिए m होगा, वेलोसिटी का लिखिए LT-1, फिर उसका स्क्वायर लिख लीजिए। यहाँ पर m1 है, r रेडियस है तो l लिखिए। तो यहाँ पे इसको फिर से लिख लेते हैं एक बार, m1 L1 T-2 इक्वल टू m1, देखिए यहाँ पे l का पावर 2 हो जाएगा, ये 2 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो एक 2 पर 2 लेंथ है, नीचे एक कैंसिल हो जाएगी तो एक ही बचेगी, और t का -2 आएगा। तो देखिए LHS और RHS दोनों का डायमेंशन सेम, इसलिए हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला या जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली
बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों मैं 3 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। 3 एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि किस तरह से करेक्टनेस जो है वो चेक करते हैं। इसके आगे और भी हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। चलिए उसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इसके आने के चांसेस रहते हैं एग्ज़ाम में। टीचर्स को भी ये क्वेश्चन बहुत पसंद है बच्चों को एग्ज़ाम में देने के लिए, तो इसलिए इस क्वेश्चन को प्रिपेयर अच्छे से करिएगा। आप कहीं पे भी रहते हैं, चाहे आप इंडिया में किसी भी पार्ट में रहते हैं, आपके टीचर का ये इंटेंशन ज़रूर रहता है कि इस प्रॉब्लम को एग्ज़ाम में रखें। इसलिए आप कहीं के भी हैं, किसी भी स्कूल के हैं, किसी भी बोर्ड के हैं, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करिएगा। तो चलिए समझते हैं इसको है क्या। ये एक वंडरवॉल इक्वेशन है। हमें यहाँ पर ये नहीं समझना है कि वंडरवॉल इक्वेशन क्या होती है, कैसे बनी, नहीं। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि इस वंडरवॉल इक्वेशन में दो क्वांटिटीज़ हमें दी हुई हैं। दो क्वांटिटीज़ कौन कौन सी दी हैं, एक ए है और एक बी है। ये दोनों जो क्वांटिटीज़ हमें दी हुई हैं, इन दोनों का हमें डायमेंशन बताना है। तो अब कैसे बताएं, तो चलिए इस बात को समझते हैं। देखो ये गिवन में दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट एंड द पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम एंड R is gas constant, universal gas constant, और T is absolute temperature. Find the dimensions of A and B. उन्होंने सबके बारे में हमें बता रहे हैं और ये भी कहा है कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। आप बताओ कि A और B के डायमेंशन फॉर्मूला क्या होंगे। तो चलिए इस बात को करते हैं। तो बच्चों देखो, एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर P, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों ऐड हो रही हैं। ऑब्वियसली अगर ये दोनों ऐड हो रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, तभी तो ऐड हो रही हैं। अभी तो समझाया था कि घोड़े गधों में ऐड नहीं हो सकते हैं। अगर ये घोड़े हैं तो ये भी घोड़े ही होंगे, तभी तो प्लस हुए। ये गधे होते, ये घोड़े होते तो प्लस नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर। इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझना। समझदार लोग वही होते हैं जो एक बार अच्छे से समझ लेते हैं और बाकी सारी प्रॉब्लम्स खुद से करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझ के दूसरी प्रॉब्लम्स पर लगाते हैं। इसलिए अगर आप समझदार हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को समझ के बाकी सारी प्रॉब्लम्स आपको खुद ट्राई करनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ P फॉर प्रेशर। तो प्रेशर का यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला जो हमने बनाया था, दैट वाज m1 L-1 T-2, दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए का हमें नहीं पता है लेकिन V का पता है, वॉल्यूम है, तो L3 वॉल्यूम का है पर उसका स्क्वायर है इसलिए 2 लिखेंगे। अब यहाँ से A कैसे निकाला जाएगा, तो ये इसको ऊपर ले जाइए, तो यहाँ आएगा m1 L-1 T-2 और ये L6 आएगा, दैट इज़ इक्वल टू, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ, m1 L5 T-2, ये बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ A। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमें निकालना है डायमेंशन ऑफ B। वही आइडिया यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है V फॉर वॉल्यूम, यहाँ है B, और दोनों ही माइनस हो रहे हैं। तो आपको पता है घोड़े हैं तो घोड़ों में से घोड़े ही माइनस होते हैं, गधे तो हो नहीं सकते। इसलिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V फॉर वॉल्यूम। ये आपको गिवन में होगा कि वेलोसिटी है कि वॉल्यूम है, ये गिवन में होगा आपको। तो डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, और वो कितनी होती है, L3। तो दिस इज रिजल्ट। ये भी आंसर हो गया हमारा, ये भी आंसर हो गया। तो देखिए कितना इजी सवाल था, बस हमें ये समझने की ज़रूरत थी कि करना कैसे। हमारी 5th प्रॉब्लम है,
हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है F इक्वल टू AT प्लस PT² प्लस CT क्यूब। ये हमें इक्वेशन दी हुई है कि यहाँ पर इस इक्वेशन में जो F है वो हमें बताया गया है कि फोर्स है, T टाइम है, और साथ में ये दिया हुआ है दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। मतलब इसकी हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशन एक जैसा है। हमें बताना है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए, बी एंड सी। हमें ए और बी और सी का डायमेंशन बताना है। चलिए देखते हैं कैसे बताएंगे। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, every term has same dimension since this formula is dimensionally correct. So therefore dimension of AT is equal to dimension of F. इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए बिकॉज दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो दैट्स वाई डायमेंशन ऑफ AT जो होगी, तो मैं दोबारा लिखता हूँ इसको, डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F अपॉन T। मैं T को नीचे ले गया, दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A इक्वल टू F का डायमेंशन होता है M1 L1 T माइनस 2 और टाइम का होता है T। तो दैट इज इक्वल टू M1 L1, ये T का पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो आएगा T पावर -3। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ A। तो बच्चों इसी की तरह हम दूसरा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 2, इसमें क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ BT² इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F, दैट इज डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F अपॉन T²। अगेन डायमेंशन ऑफ F M1 L1 T माइनस 2 और डायमेंशन ऑफ T² दैट इज T, उसका स्क्वायर लिखेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो आएगा M1 L1 T माइनस 4। दिस इज द रिजल्ट। इसी तरह से नंबर 3, डायमेंशन ऑफ CT³ इज इक्वल टू दिस CT³ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F, दैट इज डायमेंशन ऑफ C इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F अपॉन T³, दैट इज M1 L1 T माइनस 2 divided by T3, that is equal to M1 L1 T minus 5. This is the dimension of C. तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं।